हेलो एवरीवन। यूपीएचसीएससी 51 का पेपर ये 17 अप्रैल को म्यूजिक वोकल का पेपर हुआ था, ये संगीत गायन का। तो उसके क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस जीके के थे और 31 से 100 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन म्यूजिक के हैं, संगीत गायन के हैं। तो अब हम शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से। ये संगीत गायन का पेपर है म्यूजिक वोकल को, जो कि 17 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो इसमें 31 वाला क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन हुआ संगीत का। पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में उत्तम वृंद में कितने कलाकार होते थे? तो यहाँ पे पंडित शारंगदेव की लिखी हुई पुस्तक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, उसमें उत्तम वृंद पूछा है कि उत्तम वृंद में कितने कलाकार होते थे। तो ये 3 तरीके के वृंद होते थे, तो उत्तम वृंद में 32। इसमें ऑप्शन है 12, 32, 16, 72। तो इसका सही जवाब है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में है गांधर्व, गान, गीति और जाति। इधर है भिन्ना, स्वर सन्निवेश, गीतक और ध्रुवा। हमें इसको मैच करना है। तो इसमें एक अच्छी ट्रिक ये होती है कि यदि एक भी मैच कर जाए तो वो हमारा सही हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि भिन्ना क्या है, भिन्ना गीति है। 5 गीतियां हैं, शुद्ध, भिन्ना, गोड़ी, वेसरा, साधारणी। तो गीति भिन्ना है, गीति को हमने भिन्ना से मैच कर लिया, यानी कि सी का 1। हम इसमें सी का 1 ढूंढ लेंगे, सी का 1 और कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इसमें और मैच कर लेंगे, गांधर्व को गीतक कहते हैं, गान को ध्रुवा, ध्रुवा गान, और जाति में स्वर सन्निवेश। तो इस तरीके से हम तुकबंदी लगा के और कम समय में ही अपने पेपर को सोल्व कर सकते हैं। 33 वाला क्वेश्चन है, संसर्गजा विक्रेता जातियों की संख्या है। ऑप्शन है 18, 11, 9 और 7। तो अब इसमें कौन सी पूछी है? विक्रेता जातियां। जाति, भरत के टाइम में जाति गायन होता था, जैसे आजकल राग गायन होता है, ऐसे भरत के टाइम में जाति गायन होता था। और कुल जातियों की संख्या 18 मानी जाती थी, जिसमें 7 शुद्ध जातियां थी और 11 विकृत जातियां थी। तो इसमें संसर्ग से उत्पन्न होने वाली, तो वो विकृत जातियां हो गई, यानी कि जाति आपस में जब संकीर्ण जाति या मिश्र जाति बनती है तो वो विकृत होती है, और विकृत जातियों की संख्या है 11। तो इसका बी ऑप्शन 11 वाला ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को उनके काल क्रमानुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको काल क्रम के अनुसार, ये ग्रंथ के नाम है, बृहदेशी मतंग ने लिखा था, सरस्वती हृदयालंकार, राग विबोध और स्वरमेल कलानिधि। तो हमें इनका टाइम देखना है कि ये कब लिखे गए थे। तो सबसे पहले बृहदेशी ही लिखा गया था। इससे पहले नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, तो नाट्यशास्त्र इसमें है नहीं, सबसे पहले बृहदेशी 1 नंबर पे ये हो जाएगा। सरस्वती हृदयालंकार 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, नान्यदेव ने लिखा था ये, तो ये 2nd नंबर पे यही हो जाएगा। राग विबोध पंडित सोमनाथ ने लिखा था 1610 ईस्वी में। और ये है स्वरमेल कलानिधि, ये 1550 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, बट ये 1550 ईस्वी में। तो ये 3rd नंबर पे आएगा और ये 4th नंबर पे आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4th और 3rd। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है 1, 2, 4th और 3rd, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध काल में विद्यादान का प्रमुख केंद्र था। विद्यादान का प्रमुख केंद्र बौद्ध काल में, तो ये सही आंसर इसका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब इसमें है नौटंकी, पंडवानी, गिद्धा, बिरहा, और सूची 2 में है कवि विराम, बोलियां, बहरे तवील, इकतारा। अब देखो यदि एक भी मैच कर जाता है, जैसे कि हमने क्या किया पंडवानी इकतारा के साथ, तो इसको हमने मैच कर लिया। बी का 4, नौटंकी, कवि विराम, ठीक है। तो ए का 1 और बी का 4 हम ढूंढ लेंगे। ए का 1, बी का 4 यहाँ पे आ रखा है, इसमें भी ए का 1, बी का 4 है, इसमें भी इसमें ए का 4 है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। हम गिद्धा को देखते हैं, गिद्धा में बोलियां होती हैं, तो सी का 2 हो गया और डी का 3, बहरे तवील।
तो ये हमारा हो गया ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, ये हमारा ए ऑप्शन में हो जाता है। थोड़ा क्वेश्चन को दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी थाट जन्य प्रातःकालीन राग, तो यानी उसका पूर्वी थाट होना चाहिए और प्रातःकालीन यानी प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? भैरव, भैरव का थाट, भैरव, ललित, बिलावल और रामकली। बिलावल का थाट, बिलावल और रामकली। ललित जो है वो हमारे पूर्वी थाट में आता है और ये प्रातःकालीन गाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कृता संबंधित है, साधारण कृता किससे संबंधित है? ऑप्शन है चतुसारण से, जाति से, स्थाई से, मूर्छना से। तो इसमें सही ऑप्शन है मूर्छना। साधारण कृता मूर्छना से संबंधित है, मूर्छना का नाम है साधारण कृता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधर्व गीत प्रकार कौन सा है? गीतक, सालक सूर, प्रबंध और ध्रुवा। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा गीतक, ये गांधर्व गीत प्रकार है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खमाज थाट का राग, तो खमाज थाट में क्या होता है? कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। तो खमाज थाट का राग हमें इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन है जयजयवंती, बसंत, केदार और ललित। अब इसमें जो जयजयवंती है वही खमाज थाट का राग है। इसमें दोनों गा लगते हैं, गा कोमल भी और शुद्ध गा भी, और दोनों नी भी लगते हैं, कोमल नी भी और शुद्ध नी भी लगते हैं, पर ये खमाज थाट का राग है। ऐसे ही राग बसंत है वो पूर्वी थाट का राग है, राग केदार है वो कल्याण थाट का राग है, और राग ललित है वो पूर्वी थाट का राग है। तो इसका सही ऑप्शन है ए जयजयवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कल्याण थाट का राग जिसमें रे वादी है, अब हमें रे वादी वाला राग ढूंढना है। हमीर, यमन कल्याण, कामोद, जैत कल्याण चारों ही कल्याण थाट के राग हैं, बट इसमें हमें वादी स्वर रे ढूंढना है कि वादी स्वर रे होना चाहिए। हमीर राग का जो वादी है वो धा है और समाधि गा है। यमन कल्याण का वादी समाधि गा और नी है। जैत कल्याण का वादी समाधि पा और सा है, और कामोद का जो वादी समाधि है वो रे और पा है। जैसे कई विद्वान इसमें पा वादी और रे समाधि भी मानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये रे वादी ढूंढना है हमें, तो कामोद में रे वादी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यक्षगान, कुडियाट्टम, माच और अंकियानाट। सूची 2 में है केरल, कर्नाटक, असम और मध्य प्रदेश। अब हमें इसे मैच करना है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, कुडियाट्टम केरल, माच मध्य प्रदेश और अंकियानाट असम से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो ये डी ऑप्शन में आता है, ए का 2, बी का 1, सी की 4 और डी का 3। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ये आंसर गलत है या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 43 वाला क्वेश्चन है, लग्गी लड़ी का प्रयोग किस गायकी में होता है? इसके ऑप्शन है चतुरंग, ठुमरी, ख्याल और टप्पा। तो लग्गी लड़ी क्या होती है? जो छोटा सा स्वर समूह जिसको जल्दी से गा देते हैं तो वो लग्गी होती है, और लड़ी लग्गियों का समूह लड़ी होता है। तो यानी लग्गी लड़ी का प्रयोग किस गायकी में होता है? ठुमरी में। ठुमरी जल्दी जल्दी गाई जाती है, ठुमक ठुमक के जो चले वो ठुमरी है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ठुमरी में लग्गी लड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये स्वर समूह दिया गया है, किस राग की पकड़ है? तो इसमें क्या है? पा, ये तीव्र मा है, पा मा गा रे सा, नी सा मा गा, मा पा गा मा गा रे सा। अब इसमें तीव्र मा की प्रधानता है, दोनों माँ लगे हुए हैं, तीव्र माँ भी है और माँ भी है, जिसमें तीव्र माँ प्रधानता से लगा हुआ है। मुल्तानी नहीं है। मारू विहाग, इसका सही ऑप्शन है मारू विहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन द्रुपद की किस बानी से संबंधित थे? ऑप्शन है नोहार, डागुर, खंडहार और गोबरहार। तो इसका सही ऑप्शन है गोबरहार। 4 प्रकार की बानी होती है द्रुपद की, 4 प्रकार की बानी होती है, जिसमें नोहार, डागुर, खंडहार और गोबरहार, ये 4 प्रकार की बानी होती है, और तानसेन का संबंध इसमें गोबरहार बानी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वाला क्वेश्चन है, रामपुर सहसवान घराने के इनायत हुसैन खां के गुरु का नाम बताइए। तो ये रामपुर सहसवान घराना है, इसमें इनायत हुसैन खां के गुरु, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसमें हद्दू खां भी ऑप्शन में है और मोहम्मद खां भी, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है। संगीत मकरंद ग्रंथ, इसमें ऑप्शन है भरत, शारंगदेव, मतंग और नारद। संगीत मकरंद नारद ने लिखा है। ये नारद एक नारद है जिन्होंने नारदीय शिक्षा भी लिखा है, और ये नारद है जिन्होंने संगीत मकरंद ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी। सूची 2 में है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो हमें इसको मैच करना है। कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, कथक का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथकली नृत्य, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य है वो केरल से संबंधित है, और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारे ए में सही आता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए की 4, बी की 1, सी की 2, डी की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्रुवा, शंपा व सन्निपात किसके प्रकार हैं। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ताल से रिलेटेड हैं। ताल के 2 क्रिया होती हैं, जो ताल के 10 प्राण होते हैं उसमें क्रिया होती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। तो इसमें ऑप्शन है प्रस्तार, सशब्द क्रिया, अंग और निशब्द क्रिया। तो जो ध्रुवा, शंपा और सन्निपात है वो सशब्द क्रिया का एग्जाम्पल है, इसके प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्यामा क्या है। इसमें ऑप्शन है नृत्य नाट्य, गान, कविता गीत और गीत नाट्य। इसमें कईयों ने गीत नाट्य ऑप्शन क्या है कि श्यामा है वो गीत नाट्य है, तो ये ठीक नहीं है। इसका सही ऑप्शन नृत्य नाट्य है। जो श्यामा है वो नृत्य नाट्य है, गीतात्मक नृत्य नाट्य है, तो इसका गीत नाट्य नहीं होगा, इसका नृत्य नाट्य होगा। इसका सही ऑप्शन है नृत्य नाट्य। ये रविंद्रनाथ टैगोर की शैली में ये श्यामा गीतात्मक नृत्य नाट्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केसरबाई केरकर का संबंध किस घराने से है। केसरबाई केरकर, इसमें ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर और किराना। तो सही ऑप्शन है इसमें जयपुर। केसरबाई केरकर जयपुर घराने से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में आड़ले एक आवर्तन में कहां से प्रारंभ होगी। ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगी, इसका पूरा समझाऊंगी कि कैसे ये आवर्तन से प्रारंभ होती है। आड़ले क्या होता है, आड़ले 1.5 गुण होती है, जिसको 3/2 यानी कि 1 से ही 1/2 हो जाती है, 3/2 गुण में इसको लिखा जाता है। तो ये मैं आपको लास्ट में कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत किस अध्याय में वर्णित है। नाट्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत है वो 6ठे अध्याय में वर्णित है। इसका सही ऑप्शन है ए। 5वें, 3रे, 4थे नहीं, ये गलत है। इसमें 6ठे अध्याय में रस सिद्धांत है, रस के बारे में और भाव के बारे में। 7वें अध्याय में इसमें स्थायी भाव और विभाव वगैरह, अनुभाव, इसके बारे व्यभिचारी भाव 7वें अध्याय में है। और इसके जो 6 अध्याय है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। 28 से लेके 32 तक के अध्याय जो है वो संगीत से रिलेटेड है। सॉरी, इसमें 28 से लेके 33 अध्याय तक, 32 नहीं 33 अध्याय, 6 अध्याय जो बनते हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 अध्याय हैं वो संगीत से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आसा, मांड, पहाड़ी, बाउल। इधर सूची 2 में है बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हिमालय, आंचल। तो इसमें पहाड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिमालय आंचल से रिलेटेड है, और बाउल नाम से पता चल रहा है कि ये बंगाल से रिलेटेड है, मांड राजस्थान से रिलेटेड है और आसा पंजाब से रिलेटेड है। तो इसके सही ऑप्शन हम यहाँ चेक कर लेंगे। ये ए ऑप्शन में है आसा पंजाब, बी मांड राजस्थान, पहाड़ी हिमालय आंचल और बाउल बंगाल। इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतंग ने अव्यक्त तथा कृत्रिम की संज्ञा किसके लिए दी है। अब ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मतंग मुनि जिन्होंने बृहदेशी ग्रंथ लिखा था, उन्होंने नाद को बोला है व्यक्त और अव्यक्त।
इसमें जो अव्यक्त और कृत्रिम है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो इसमें व्यक्त नाद क्या होता है, व्यक्त नाद तो आहत नाद होता है और अव्यक्त नाद अनाहत नाद होता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि जो कृत्रिम है, कृत्रिम कृत्रिम आहत नाद में आता है, जबकि अव्यक्त अनाहत नाद में आता है। तो एक चीज जो अव्यक्त है वो अनाहत नाद है, कृत्रिम है वो आहत नाद है। तो इसमें कोई एक ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, या तो ये व्यक्त तथा कृत्रिम होता या फिर अव्यक्त होता। तो ये ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आपको क्या सही आंसर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राग में तिरोभाव का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आवाज के उतार चढ़ाव हेतु, रचना में मृदंग के बोलों के प्रयोग करके, बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए, प्रस्तुतिकरण में विभिन्न तानों के प्रयोग हेतु। तो इसमें तिरोभाव है। राग में हम एक आविर्भाव होता है और दूसरा होता है तिरोभाव। आविर्भाव क्या होता है कि जब हम कोई राग गा रहे हैं तो उसमें हम विवादी स्वर या फिर जो दूसरा कोई राग है उसकी छाया आ जाती है। जब हम कोई राग गाते हैं तो किसी दूसरे राग की छाया पहले वाले राग में आ जाती है, उसे आविर्भाव कहते हैं। और उस छाया को हटाने के लिए हम तिरोभाव करते हैं, तो वो तुरंत ही उस छाया को हटाना होता है, नहीं तो दूसरा राग बन जाएगा। ठीक है, तो जब दूसरे राग की छाया को हटाने के लिए जो स्वर समूह गाए जाते हैं उन्हें तिरोभाव कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन है वो ठीक है। बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य रागों के स्वरों से छिपाने के लिए जो हम करते हैं, जो हम गाते हैं, उसे राग का तिरोभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत शास्त्री के अनुसार कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड यानी कि तीसरा वाला हमें ढूंढना है। तो इसका जो है, इसका जो अनुपात होता है वो होता है 5:4 में। इसका अनुपात ऐसे होता है। तो हमें इसमें ढूंढना है। इसमें ऑप्शन है रे और पा संबंध, ऋषभ पा मतलब कि रे पा संबंध, गंधार पंचम संबंध यानी कि गा और पा, मध्यम धैवत संबंध यानी कि मा और धा, षडज गा संबंध। ये तीसरे संबंध को दिखा रहा है। इसका ये ऑप्शन सही है। इसका ये ऑप्शन कैसे सही है ये भी हम देखते हैं। हम इनकी आंदोलन संख्या लिखते हैं। सा की आंदोलन संख्या है 240, रे की है 270, गा की है 300। हमें सा की और गा की देखनी है, षडज और गंधार संबंध। तो हम क्या करेंगे, इसको 240 नीचे 300, ऊपर सा वाली आ गई आंदोलन संख्या, नीचे गा वाली, तो इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया 6 से दोनों कट जाएंगे, 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ये आ गया हमारा 5:4। तो 5:4 जिसमें आ जाए उसको कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड कहते हैं। तो ये सागा संबंध इसमें ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाश्चात्य संगीत का मुख्य स्वरांतर क्या है? ऑप्शन है इसमें डायटोनिक, मेजर टोन, सेमीटोन और मैनाटोन। तो इसमें सही ऑप्शन है मेजर टोन। मेजर टोन में क्या होता है, सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेजर टोन इसमें मुख्य स्वरांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कौन सा तत्व स्वर संवाद से संबंध रखता है? स्वर संवाद, यहाँ पे स्वर संवाद जो होता है जैसे कि सा पा, सा मा, सा गा या फिर रे धा, गा नी, वो स्वर संवाद होते हैं। और ये इसमें ऑप्शन है ऐक्य, समता, संतुलन और अनुपात। हम इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हार्मनी, सिमेट्री, बैलेंस और प्रोपोर्शन। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऐक्य। कुछ ने अनुपात को सही बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से हार्मनी सही है, क्योंकि स्वर संवाद हार्मनी में ही होता है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो ए है वो ठीक है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत बंगाल से संबंधित नहीं है? अब इसमें बंगाल से संबंधित हमें लोकगीत देखना है। बाउल, भावैया, भटियाली और स्वांग। इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों ही बंगाल से संबंधित है। भावैया वैसे राजस्थान में भी होता है, लेकिन बंगाल से रिलेटेड भी है। और जो डी ऑप्शन है हमारा स्वांग, ये इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। स्वांग ये बंगाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय चिंतन में काव्य के संदर्भ में सौंदर्य की व्याख्या करने वाले प्रथम विद्वान और चिंतक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भरत, त्रिशाली, वामन। इसका सही जवाब है अभिनवगुप्त। वैसे तो महर्षि भरत का टाइम पहले का है और उन्होंने रस और भाव की अच्छे से व्याख्या की है, लेकिन जो काव्य के संदर्भ में सौंदर्य की व्याख्या करने वाले प्रथम विद्वान है वो है अभिनवगुप्त। इन्होंने अभिनवगुप्त ने नाट्य शास्त्र पे, जो कि भरत ने लिखा है नाट्य शास्त्र, उसके ऊपर टीका भी लिखी है जिसका नाम है अभिनव भारती। ये टीका है नाट्य शास्त्र पे। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? महर्षि भरत ने। तो इसका सही ऑप्शन है ए अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तान जोड़ना, यानी कि हमें इसमें सही चीजें ढूंढनी है। गोटू वादम एक दक्षिण भारतीय वाद्य है, बिल्कुल ठीक है। इसे सुरबीन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें सारिकाएं होती हैं, नहीं। इसको दक्षिण में नाटक वीणा भी कहते हैं, ये भी ठीक है। इस वाद्य में मींड का काम बड़ा आकर्षक होता है। तो इसमें जो ए बी और डी है वो ठीक है, हमें ए बी डी ऑप्शन ढूंढने हैं। ये फर्स्ट में ही है केवल ए बी डी, तो ये ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाई डंडा किससे संबंधित है? पाई डंडा, इसमें ऑप्शन है राजस्थान से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, बुंदेलखंड से। तो पाई डंडा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड यूपी में है, जो कि पाई डंडा इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न को मानक शोध अध्यायीकरण के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करें। साहित्य की समीक्षा, पुनरावलोकन, उद्देश्य, भूमिका, निष्कर्ष, शोध प्रविधि एवं सामग्री। तो ये सब करने से पहले, साहित्य की समीक्षा उद्देश्य से पहले हमें भूमिका रखनी होगी। भूमिका के बाद हमें उसका उद्देश्य बताना होगा कि हमारी जो शोध है उसका उद्देश्य क्या है, किस बारे में है। उसके बाद हमें शोध प्रविधि और सामग्री, उसकी सामग्री कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। इसके बाद उसकी समीक्षा यानी पुनरावलोकन करना होगा। उसके बाद लास्ट में जो सारांश हम लिखते हैं वो निष्कर्ष में आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा CBEAD। इसका सही ऑप्शन है डी, CBEAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूड, आली तथा विप्रकीर्ण किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन है धमार, ध्रुवा, ध्रुपद और प्रबंध। तो सूड, आली और विप्रकीर्ण ये प्रबंध से रिलेटेड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें स्वरावली दी गई है और ये किस राग के स्वर है? रे रे पा, मा पा, धा पा, इसमें मा तीव्र है, गामा पा, गामा रे रे पा। अब देखो इसमें रे रे पा है, ये किस अंग को दिखा रहा है? ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन है कामोद, केदार, छायानट और दुर्गा। तो इसका सही ऑप्शन है कामोद। कामोद में जो रेपा वाली स्वर संगति है वो यूज होती है और तीव्र मा स्वर प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कामोद। केदार है, उसमें तो रेगा वर्जित ही होता है, तो केदार नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा कामोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया? कोहल, नान्यदेव, भरत और मतंग। इसका सही जवाब है मतंग। मतंग ने अपने ग्रंथ में द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किया है। एक है दशविध राग वर्गीकरण। दशविध राग वर्गीकरण, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये दशविध राग वर्गीकरण क्या है? पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में, और यह है द्वादश स्वर मूर्छना। तो इसका वर्णन क्या है? मतंग ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताल के 10 प्राण से कौन संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन है काल, छंदक, यति, मार्ग। काल है, यति है, मार्ग है, इसके अलावा क्रिया है, अंग है, छंदक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है छंदक। इसमें कौन संबंधित नहीं है बताना था, तो छंदक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतालिक, वर्षा मंगल और गीत वितान का संबंध। ये रविंद्र संगीत से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, कुमाऊनी संगीत, रविंद्र संगीत, हिमाचली संगीत। तो इसका सही जवाब है रविंद्र संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ मल्हार में किसका मिश्रण है? मेघ मल्हार, नट प्लस मल्हार, कान्हड़ा प्लस मल्हार, गोड प्लस मल्हार। तो इसका सही जवाब है कान्हड़ा प्लस मल्हार। कान्हड़ा जो स्वर समूह होता है वो कोमल गा, गामा, रेसा, और मल्हार में हो जाएगा रे पा, नी पा। तो ये सब मल्हार अंग में हो जाएंगे। तो इसमें कान्हड़ा और मल्हार में मियाँ मल्हार का मिश्रण है। इसका जो स्वर समूह होता है मियाँ मल्हार का,
नी धा नी सा गा मा रे सा, इसमें गा मा रे से ही कान्होड़ा अंक का स्वर समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत पद्धति में कितनी जातियां हैं? अब देखो ये जातियां इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी जातीज ऑफ ताल, हमें जातियां किसकी बतानी है? ताल की जातियां बतानी है इन कर्नाटक म्यूजिक। तो ताल में जो जातियां हैं वो 5 हैं। इसमें ऑप्शन है 3, 7, 5 और 9। तो सही ऑप्शन है 5। और वो 5 जातियां होती हैं चतस्र, जिसकी 4 होती है, तिस्र 3, खंड 5, मिश्र इसमें 9 होती हैं, सॉरी 7, मिश्र में 7 होती हैं, और संकीर्ण इसमें 9 होती है। जो मिश्र जाति होती है वो चतस्र और तिस्र मिलके 4 और 3 7 मिलके बनती है, और संकीर्ण में 9 होती है, 9 मात्राएं होती है। तो इसमें 5 जातियां कौन सी हो गई? चतस्र, तिस्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण। कर्नाटक संगीत में जो ताल होती है वो 7 तालें होती हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अट, एक, ये 7 जातियां होती हैं, और इनको 7 तालें होती हैं, इनको 5 जातियों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है राग मारू विहाग कल्याण थाट का राग है। तो जो राग मारू विहाग है उसमें तीव्र मा प्रयोग होता है। जो पीछे स्वर समूह आ रखा था वो मारू विहाग का ही था। इसमें तीव्र मा भी लगता है और शुद्ध मा भी लगता है और प्रबलता से तीव्र मा लगता है। तो ये कल्याण थाट का राग है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें केवल तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग भी होता है, तो ये बात गलत है। इसमें कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र संगीत का मुख्य आधार कौन सा है? धमार, टप्पा, ख्याल और ध्रुपद। इसका सही ऑप्शन है ध्रुपद। रविंद्र संगीत का जो मेन आधार है वो ध्रुपद ही है। स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा लाने पर क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत पद्धति की बात हो रही है। जब हम भारतीय संगीत में एक स्वर को नीचा करते हैं, यानी कि उसको अपने स्थान से नीचे की तरफ गाते हैं, तो उसको कोमल कहते हैं। और पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में जब स्वर को एक सेमीटोन नीचा करते हैं तो उसको फ्लैट कहते हैं। इसका ऐसे निशान होता है फ्लैट का, जैसे भारतीय संगीत में कोमल होता है, ऐसे इसमें ये फ्लैट का ये निशान होता है। नेचुरल जो शुद्ध स्वर होते हैं वो नेचुरल। डबल फ्लैट यदि यानी कि 2 सेमीटोन, एक टोन जो है वो 2 सेमीटोन के बराबर होता है। तो यदि एक टोन नीचा यानी कि 2 सेमीटोन नीचा हो जाता है तो वो डबल फ्लैट हो जाती है, उसके लिए ये चिन्ह होता है। शार्प यदि 1 सेमीटोन ऊंचा हो जाता है तो वो शार्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन समयानुसार निम्न रागों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें ऑप्शन है अडाना, नटभैरव, पुरिया कल्याण और मुल्तानी। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं उसमें हमारा देखते हैं अडाना। अडाना जो है वो रात के तीसरे प्रहर में गाया जाता है 12 से 3 बजे तक। नट भैरव है वो प्रातः काल में गाया जाता है, भैरव थाट का राग है ये। पुरिया कल्याण संध्या काल में गाया जाता है, और मुल्तानी है वो दिन के तीसरे प्रहर में गाया जाता है। तो नट भैरव फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद हमारा दिन के थर्ड प्रहर ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर हमारा संध्या काल पुरिया कल्याण थर्ड नंबर पे आएगा, और लास्ट में अडाना। यानी कि हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, फोर्थ, थर्ड और 1। तो इसका सेकंड, फोर्थ, थर्ड, 1 ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृति का अलंकारिक अंग कौन सा है? कृति दक्षिण भारत में जो हम उत्तर भारतीय में ख्याल गाते हैं उसी को दक्षिण भारत में कृति कहते हैं। तो इसका हमें अलंकारिक अंग देखना है। कल्पना स्वर, चिट्टा स्वरा, मुद्रा चरणम, पल्लवी। तो इसका सही ऑप्शन है कल्पना स्वर। कल्पना स्वर में आलाप, तान, बोलतान, यानी कि अलंकार किसे कहते हैं? अलंकारिक अंग किसे कहते हैं? जिसमें अलंकार शोभा बढ़ाने वालों को कहते हैं। जैसे लेडी की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, ऐसे ही स्वरों की सुंदरता और राग ख्याल की सुंदरता उसके आलाप, तान, बोलतान उसकी सुंदरता अलंकारों से होती है। तो इसमें कल्पना स्वर सही ऑप्शन लगता है। कईयों ने चिट्टा स्वर भी बताया है, तो आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से इसमें ए ऑप्शन कल्पना स्वर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपनी और जत्सार किस वर्ग के लोकगीत हैं? समसामयिक गीत, क्रिया व श्रम गीत, संस्कार गीत, जाति गीत। इसका सही ऑप्शन है क्रिया व श्रम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन भरत ने कितने विकृत स्वरों का प्रयोग किया है? तो 7 शुद्ध स्वर तो हैं ही, इसके अलावा भरत ने 2 विकृत स्वरों का प्रयोग किया है। इसमें ऑप्शन है 11, 2, 4 और 7। इसका सही ऑप्शन है 2। 2 जो विकृत स्वर है उनका नाम है अंतर्गंधार और दूसरा है काकली।
निषाद। ये 2 विकृत स्वरों का प्रयोग उल्लेख उन्होंने किया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में है सुंदरी, ढाक, मोहरी, डांडिया और सूची 2 में है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम वही ट्रिक अपनाते हैं। ये डांडिया हमें पता है गुजरात में है तो डांडिया फर्स्ट से मैच हो गया। हम फर्स्ट ही देख लेंगे कि डी का फर्स्ट कहाँ पे है। तो ये डी का फर्स्ट ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ए। इसको फिर हम मैच कर लेंगे। डांडिया गुजरात से, सुंदरी महाराष्ट्र, ढाक बंगाल और मोहरी उड़ीसा। ये वाद्य यंत्रों के नाम हैं जो कि इन स्टेट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर पर टीका है। संगीत रत्नाकर मैंने पहले बताया था कि नाट्य शास्त्र पे जो टीका लिखी थी वो अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखी थी। और संगीत रत्नाकर पे चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। संगीत सार संग्रह, कलानिधि, संगीत चंद्र और संगीत सुधाकर। इसकी जो टीका है वो है संगीत सुधाकर। और ये संगीत सुधाकर टीका शारंगदेव संगीत रत्नाकर पे लिखी गई है जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी थी। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में लिखी गई है और जो इसकी टीका है वो संगीत सुधाकर ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में है तराना, स्वरजाति, कृति और ध्रुपद। सूची 2 में है रागम, तालम, पल्लवी, ख्याल, सरगम गीत और तिल्लाना। जैसे मैंने बताया था कृति ख्याल को कहते हैं, कृति ख्याल के साथ मैच हो जाएगा। तराना को तिल्लाना कहते हैं, तराना को तिल्लाना से मैच कर देते हैं। स्वरजति सरगम गीत को कहते हैं और ध्रुपद में राग, ताल, पल्लवी आते हैं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसके ऑप्शन हम देखेंगे। ए का 4, ए का 4 यहाँ पे आ रखा है, ए का 1, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये हम मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामशंकर, इसको पागलदास के नाम से भी जानते हैं। रामशंकर किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है कुदव सिंह पखावज घराना, रामपुर पखावज घराना, गया पखावज घराना और वाराणसी पखावज घराना। तो इसका सही ऑप्शन है कुदव सिंह पखावज घराना। रामशंकर पागलदास जो नाम से प्रसिद्ध है वो कुदव सिंह पखावज घराना से संबंध रखते हैं। ऋषभ तथा गंधार के बीच का अंतराल क्या है? ऋषभ और गंधार के बीच का अंतराल हमें देखना है तो वही उनके आंदोलन संख्या देखनी पड़ेगी। सा रे गा, सा की 240, रे की 270 और गा की 300। तो हमें रे और गा की देखनी है। ऋषभ को रे बोलते हैं, गंधार को गा बोलते हैं। तो इसकी हम कैसे देखेंगे? इसको 300 इसके ऊपर लिखेंगे, 270 नीचे लिखेंगे, इसको कट कर देंगे। 3 से हो रहा है ये 3 3 10 जा 30 और 3 9 जा 27, तो आ गया 10 9। तो ये सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे है 10 9, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसके आंदोलन संख्या से हम अंतराल निकाल सकते हैं। ये स्वर समूह है गामा पानी धानी सा नी धा पा। ये किसके स्वर समूह? इसमें गा कोमल है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन है धनाश्री, विहाग, पटदीप और भीम पलासी। देखो विहाग में माँ तीव्र होता है, गा शुद्ध यूज होता है, माँ दोनों ही यूज होते हैं लेकिन इसमें गा शुद्ध यूज होता है तो विहाग नहीं होगा। भीम पलासी में गा और नी दोनों ही कोमल यूज होते हैं, इसमें नी शुद्ध है तो भीम पलासी भी नहीं होगा। और धनाश्री है उसमें गा तो कोमल यूज होता है पर नी भी कोमल यूज होता है तो ये धनाश्री भी नहीं होगा। और पटदीप जो है उसमें गामा पानी धा निशा, ये जो धा निशा क्या हुआ है? देखो गामा पानी तो भीम पलासी में भी होता है बट भीम पलासी में गा कोमल ठीक है, लेकिन गामा पानी धा निशा नहीं होता। भीम पलासी में आरोह में धा वर्जित है और पटदीप में भी धा वर्जित है तो इसलिए ये किसी भी श्रेणी में नहीं आ रहा। वैसे ऑप्शन धनाश्री से थोड़ा मैच कर रहा है लेकिन ये जो धानिशा है ये मैच नहीं कर रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको सही ऑप्शन कौन सा लगता है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खां किस घराने के थे? जयपुर घराना, आगरा घराना, किराना घराना और इंदौर घराना। तो इसका सही जवाब है इंदौर घराना। अमीर खां जो है वो इंदौर घराने से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है क्षेत्र काकू का संबंध निम्न में से किससे है? क्षेत्र से, रागों की शुद्धता से, मानव कंठ ध्वनि से और वाद्यों की ध्वनि से। तो इसका सही ऑप्शन है मानव कंठ ध्वनि से। क्षेत्र काकू, जो काकू है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें से एक प्रकार है क्षेत्र काकू जो कि मानव कंठ ध्वनि से संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राग रागांग वर्गीकरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वी.डी. पलुस्कर, वी.एन. पटवर्धन, नारायण राव व्यास और नारायण मोरेश्वर खरे। इसका सही जवाब है नारायण मोरेश्वर खरे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राग रागांग जो वर्गीकरण सिद्धांत है, इन्होंने 30 रागांग माने थे। जिनका प्रचलन नहीं है, अब तो पंडित भातखंडे के थाट राग वर्गीकरण पद्धति चल रही है, जिसमें 10 थाट माने जाते हैं, कुछ अपवाद है। तो ये जो राग रागांग वर्गीकरण थे, नारायण मोरेश्वर खरे ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तान जोड़ने, यानी कि इसमें हमें सही देखना है। निम्नलिखित में से प रे की संगति वाले राग हमें चुनने हैं। शुद्ध कल्याण में भी पारे की संगति होती है, ये ठीक है। कामोद में भी पारे की संगति होती है, ये भी ठीक है। छायानट में भी पारे की संगति होती है। शुद्ध सारंग में रे और पा की संगति होती है। तो हमें इसमें सही ऑप्शन चुनने हैं 1 2 3। 1 2 3 वाला 1 3 1 4 2 3 4 या फिर 1 2 4। तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी मैं कंफ्यूजन में छोड़ती हूँ। ये भी जो हमारी आंसर की आएगी यूपीएससी की तरफ से, उसी में ही देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है? ऑप्शन है अपन्यास, न्यास, अंश और ग्रह। वैसे एक बार में देखने को ऐसा लगता है जैसे ग्रह से शुरू होता होगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन है अंश स्वर। अंश स्वर को प्राण स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। यहाँ पे मूर्छना का आरंभ पूछा है कि मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अंश स्वर से प्रारंभ किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रागों के ध्यान किस ग्रंथ में मिलते हैं? नारदे शिक्षा, बृहदेशी, नाट्य शास्त्र और राग तत्व विबोध। नारदे शिक्षा नारद ने लिखी थी, बृहदेशी मतंग ने लिखी थी, नाट्य शास्त्र महर्षि भरत ने लिखी है और राग तत्व विबोध श्रीनिवास ने लिखी है। इसमें जो यदि राग विबोध होता है तो वो पंडित सोमनाथ ने लिखी थी, राग तत्व विबोध है वो श्रीनिवास ने लिखी। तो हमें इसमें देखना है राग ध्यान किसमें है? राग ध्यान बृहदेशी में है। बृहदेशी में ही पहली बार मतंग ने ही राग शब्द का प्रयोग किया है। राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मतंग ने ही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में स्वरों के देवमय रूप एवं नादमय रूप की चर्चा की है? यानी कि स्वरों के देवमय रूप किसने बोला है और नादमय रूप की चर्चा किसने की है? विद्यारण्य, लोचन, रामकृष्ण कवि, सोमनाथ। तो एक हमारे पंडित शारंगदेव है जिन्होंने स्वरों के देवमय रूप एवं नादमय रूप की चर्चा की है। पंडित शारंगदेव ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और पंडित सोमनाथ है, इन्होंने भी चर्चा की है। तो ये ऑप्शन इसमें सोमनाथ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये स्वरावली है। रेगा रेमा गा रेसा, रेगा मा रे रे पा। किस राग के स्वर हैं? तो ये हमें इसमें ऑप्शन है कामोद, छायानट, गौड़ सारंग और गौड़ मल्हार। तो इसमें जो सही जवाब है वो है गौड़ मल्हार। इसका रे पा मा रे पा ये मल्हार अंग को दिखा रहा है और रेगा रेमा गा इसे ये गौड़ मल्हार। इसमें सही ऑप्शन गौड़ मल्हार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन काल में किस गीति से उत्पन्न माना है? तो धमार गायकी का हमें देखना है। प्राचीन काल में जो गीतियां होती थी वो 5 गीतियां होती थी। शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। ये 5 तरीके की गीतियां होती थी, जिसमें जो शुद्ध गीति है वो ध्रुपद से रिलेट करती है और भिन्ना गीति है वो धमार गायकी है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन है साधारणी, शुद्ध गीति, भिन्ना गीति और गौड़ी गीति। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा भिन्ना गीति। शुद्ध है वो ध्रुपद से रिलेट करती है और भिन्ना गीति धमार गायकी से उत्पन्न मानी गई है। सॉरी, धमार गायकी भिन्ना गीति से उत्पन्न मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन ओडिसी नृत्य के कलाकार है? ओडिसी नृत्य का हमें देखना है। माधवी मुदगल, यामिनी कृष्णमूर्ति, गीता चंद्रन और स्वप्न सुंदरी। इसमें सही ऑप्शन है माधवी मुदगल जो है वो ओडिसी नृत्य की कलाकार है। यामिनी कृष्णमूर्ति है वो भरतनाट्यम की कलाकार है। गीता चंद्रन भरतनाट्यम की कलाकार है और ये दिल्ली की रहने वाली है। स्वप्न सुंदरी वो भरतनाट्यम की भी कलाकार है और कुचिपुड़ी नृत्य भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्र संगीत के गीत कितने पर्यायों में विभक्त है? अब इसमें पर्याय देखने ऑप्शन है 9, 7, 3 और 6। तो इसका सही जवाब है 6। जो रविंद्र संगीत के गीत है वो 6 पर्यायों में विभक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल नृत्य एवं नाट्य में होता है? अब हमें देखना है नृत्य और नाट्य में किसका प्रयोग होता है। कृति, कृति ख्याल को कहते हैं। निर्बल, निर्बल बोल तानों को निर्बल भी कहते हैं और जाति स्वर, जति स्वर, संगति। इसमें सही ऑप्शन है निर्बल।
यदि आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाली का संप्रकृतिक राग क्या है? तो भोपाली में आपको पता है इसका जो आरोह अवरोह है वह सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। तो इसमें माँ और नी बिल्कुल वर्जित है। इसका संप्रकृतिक राग है शुद्ध कल्याण। सा रे गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राग मेजर स्केल के समान है? अब देखो मेजर स्केल में सभी शुद्ध स्वर, जो पाश्चात्य स्वर सप्तक है उसमें मेजर स्केल में सभी शुद्ध स्वर है। ऑप्शन है खमाज, बिलावल, कल्याण और काफी। खमाज में कोमल नी का प्रयोग होता है, बिलावल में सभी स्वर शुद्ध हैं, कल्याण में तीव्र माह है और काफी में कोमल गा और कोमल नी का प्रयोग होता है। इसका जो सही आंसर है वो बिलावल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का स्लर नोट उत्तर भारतीय संगीत के किन संज्ञा के समकक्ष है? तो स्लर कहते हैं मींड को। इसमें ऑप्शन है बहलावा, मींड, खटका और कर्ण। स्लर कहते हैं मींड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं। कजरी एक ऋतु गीत है जो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। बिल्कुल सही है। कजरी उत्तर प्रदेश की है और वर्षा ऋतु में गाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। कजरी समसामयिक घटनाओं पर रची जाती है। तो ये सही नहीं है। इसमें कथन 1 सही है और लेकिन कथन 2 गलत है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था 52 नंबर वाला क्वेश्चन कि 3 ताल में आड़ लय एक आवर्तन में कहाँ से प्रारंभ होगी? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें हमें आड़ लय का देखना है। तो हमें आड़ लय बनाने के लिए जैसे कि 3 ताल का होता है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसको आड़ले बनाने के लिए हमें इसमें एक और बोल इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐसे जोड़ लेते हैं धा के बाद एक अवग्रह का निशान, यानी कि इसको एक और बढ़ा लेते हैं। ये हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ही, जैसे धा धिन धिन धा इसमें ये बढ़ा लिया। उसके बाद धा धिन धिन धा हम इसमें ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये आड़ले में बनानी है। धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब हमें क्या करना है, आड़ले बनानी है। आड़ले का मतलब होता है एक पूरी मात्रा और आधी मात्रा। एक और आधी मात्रा 1.5 गुण, यानी कि इसको 1.5 गुण भी कहते हैं। तो हमें एक और आधी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पीछे से शुरू करेंगे इसमें 3 को इकट्ठी करती जाएंगे। 1 2 3 ये एक मात्रा में हो गए, नहीं 16 मात्रा में हो गए। इसके बाद 1 2 3 इसको एक मात्रा में 15, 1 2 और तीसरा यहाँ से इसको यहाँ से हटा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं। ये 14 मात्रा में, ये 3 इकट्ठी कर दी 13 मात्रा में, ये 3 इकट्ठी कर दी 12 मात्रा में, ये 11, इसको कर दिया 10, ये 3 9 मात्रा में, ये 3 8, ये 7, अब ये हमारा रह गया यहाँ पे 6। ठीक है, इसमें आधा रह गया। तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको मैंने आड़ले बनानी सिखा दी है, लेकिन ये कौन सी मात्रा से शुरू होगा, कौन सी मात्रा से प्रारंभ होगी। अब देखो इसमें जो है छठी मात्रा आई है, तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आगे भी आपके पास आती रहे। और ये जो ताल के बारे में है, आड़ले बियाड़ले, ये सारी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।